एक सिस्टम या इसे एक डेमोनिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है, जो एक विश ग्रांटिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसका मकसद हमेशा एक जैसा ही होता है। ये दावा करते हैं कि ये कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, ये इच्छा करने वाले की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, उन्हें आत्मसंतुष्ट बना देंगे और उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि वो सर्वशक्तिमान हैं। और फिर ये उन इच्छाओं की कमियों का फायदा उठाते हैं और उस इंसान को अनियंत्रित इच्छाओं और घमंड के बीच बर्बादी की तरफ धकेल देते हैं। और अंत में उनकी आत्मा, उनकी इच्छा शक्ति, सब कुछ खिलौने की तरह इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। अभी हमें एक ऐसा ही सिस्टम दिखाई देता है जो असल में एक डेमन गॉड है। वो बोल रही होती है, ठीक है, इस दुनिया में अब और मजा नहीं आ रहा, ये एक नया खेल खेलने का समय है। इतना बोलने के साथ ही वो बहुत सारी दुनियाओं को देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दुनिया ज्यादा पसंद नहीं आती। हर एक दुनिया उसे बोरिंग लगती है। इसी दौरान वो हमारी दुनिया को देखती है और थोड़ी हैरान होकर बोलती है, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से जादू और सुपर पावर से रहित है, एक अछूती कुंवारी धरती। और मेरे लिए हैरानी की बात है कि यहाँ कोई है जिसके अंदर इतनी जबरदस्त विश पावर है। डेमन क्वीन अब अपने होंठ चाटते हुए बोलने लगती है, क्या लजीज चीज है। वो अब अपने दोनों हाथों से धरती पर आने के लिए डायमेंशन को तोड़ने लगती है और यहाँ पर हमें डेमन क्वीन की एक झलक दिखाई जाती है। गजब, एकदम मस्त। डेमन क्वीन अब डायमेंशन को तोड़ ही रही थी, तभी अचानक उसकी उंगली कट जाती है। उंगली से खून आने लगता है। वो अब अपने खून को देखते हुए बोलती है, अरे वाह, क्योंकि इस पर ट्रांसेंडेंट पावर ने आक्रमण नहीं किया है। क्या ये दुनिया अब भी मेरे जैसे सर्वोच्च ट्रांसेंडेंट अस्तित्व को समायोजित करने में सक्षम नहीं है? ठीक वैसे ही जैसे एक मासूम लड़का किसी बड़ी दीदी के दुलार को ठुकरा दे, कितना प्यारा है, लेकिन इस तरह ये इसे बेरहमी से कुचलने, तबाह करने और अपने कब्जे में करने के लायक और भी ज्यादा बना देता है। अरे यार, कुछ भी बोलो, मनहुआ वाले को पता है कि किस तरीके से ऑडियंस को खींचना है। खैर, जो भी हो, अपनी इसी हॉट डेमन क्वीन के रूप में वो सीधा उसी डायमेंशन से धरती पर आने लगती है। वो अब किसी पागल की तरह हंसते हुए बोलने लगती है, जैसी कि उम्मीद थी, ऐसी उपेक्षित कुंवारी धरती में प्रवेश करने के लिए अपनी शक्तियों का बड़ा हिस्सा त्यागना पड़ता है। हालांकि केवल नश्वर प्राणी ही अपनी अर्जित चीजों के लिए लालची होते हैं। मेरे जैसे डेमन गॉड के लिए अनगिनत ब्रह्मांडों में जमा की गई शक्ति भी अपनी मर्जी से फेंके गए एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक मैं एक नया खेल शुरू कर सकती हूँ, तब तक ये सब त्यागने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा यही तो इसे मजेदार बनाता है। जब मैं इस पवित्र जगह को लूंगी, इसे पूरी तरह से भ्रष्ट कर दूंगी, इसे कुचल दूंगी और पूरी तरह से चूस लूंगी, तब मुझे परम आनंद और 1000 गुना प्रतिफल मिलेगा। ये सब बातें बोलते हुए डेमन क्वीन अब एमसी की तरफ जाने लगती है और बोलती है, मैं इसके साथ शुरुआत करूंगी, एक दुर्लभ और लजीज इंसान। इतना बोलने के साथ ही वो अब एमसी के सामने आकर बोलने लगती है, मुझसे एक इच्छा मांगो मास्टर, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। आइए बताइए, आपकी क्या इच्छा है। एमसी डेमन क्वीन की तरफ थोड़ी देर देखता है और उसके बाद अपने दोनों हाथों से क्रॉस का निशान बनाकर बोलता है, नहीं शुक्रिया। एमसी की ये बात सुनने के बाद डेमन क्वीन के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, लेकिन वो अगले ही पल एमसी से बोलती है, मुझे लगता है ये समझ में आने वाली बात है। आखिरकार ये एक ऐसा दूर दराज का कोना है जो कभी ट्रांसेंडेंट पावर से जागृत नहीं हुआ। तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा, है ना? हालांकि तुम्हें हीन महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम जैसे तुच्छ अस्तित्व की सेवा करूंगी, तुम्हें अपना मालिक मानूंगी। पहले मुझे तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति दिखाने दो। डेमन क्वीन इतना बोल ही रही थी, लेकिन एमसी उसकी एक भी बात नहीं सुनता, बल्कि वो वहां से अपने रास्ते जाने लगता है। डेमन क्वीन इस चीज को देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगती है, लेकिन वो अब एक चुटकी बजाकर एमसी को एक अलग ही स्पेस में ले आती है, जहां एमसी के सामने काफी सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती थे। डेमन क्वीन अब एमसी के पास आकर बोलने लगती है, मैं तुम्हें सीधे अनंत दौलत दे सकती हूँ, चाहे वो दुर्लभ रत्न हो, शुद्ध सोना हो या तुम्हारी दुनिया की कोई भी आम मुद्रा, ये सब कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी ठीक है। और इसके साथ ही वो मन में बोलती है, असल में कागज के टुकड़े और खाली डेटा सिग्नल को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना, इस दुनिया के लोग सच में मूर्ख और लालच से भरे हुए हैं। डेमन क्वीन अभी ये सब सोच ही रही थी, तभी एमसी 110 पर कॉल करता है और कुछ देर बाद एमसी के सामने 4-5 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। एमसी उनको बोलता है, मुझे अज्ञात मूल्य की बड़ी मात्रा में खोई हुई संपत्ति मिली है। डेमन क्वीन अब इस चीज को देखने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो बोलती है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सीधे सौंप दिया। लेकिन वो अब भी एमसी को मक्खन लगाना नहीं छोड़ती है। वो कुछ देर बाद एमसी से बोलती है, असल में पैसे को मिट्टी की तरह समझना, आसानी से अर्जित धन के सामने पूरी तरह से अविचलित रहना। जैसी की उम्मीद थी उस मास्टर से जिस पर मैंने अपनी नजरें जमाई हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं वास्तव में छोटी नहीं हैं। डेमन क्वीन की बातें सुनकर एमसी उससे बोलता है, सड़क पर संदिग्ध मूल्य की चीजें ढूंढना और उन्हें पुलिस को सौंपना आम बात है ना? कौन जाने कि ये चुराया हुआ पैसा है या कोई जबरदस्ती वसूली का घोटाला है या फिर रेडियोधर्मी है। वैसे पुलिस तुम्हें नहीं देख सकती,
जबकि तुम सबसे ज्यादा संदिग्ध हो। एमसी पीछे मुड़कर इतना बोल ही रहा था, लेकिन वो अब देखता है कि एक अबला नारी उससे पीछे से बोलती है, मैं बेघर हूँ, क्या युवा मालिक मुझे एक रात के लिए अपने यहाँ शरण दे सकते हैं? भविष्य में मैं निश्चित रूप से आपको भारी इनाम दूंगी। लेकिन अब अपना एमसी इस पर भी नहीं पिघलता। वो दोबारा से पुलिस को कॉल कर देता है और बोलता है, मुझे एक बेघर व्यक्ति मिला है। बेचारी डेमन क्वीन इस बार रोने लगती है और बोलती है, फिर से नहीं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डेमन क्वीन अब भी एमसी का पीछा नहीं छोड़ती है। वो एमसी को बार बार लुभाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एमसी यहाँ पर उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता और अपने रास्ते पर जाने लगता है। डेमन क्वीन इससे बहुत गुस्सा हो जाती है। वो एक डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, दिलचस्प है, ऐसा लगता है ये घटिया चीजें तुम्हें जरा भी विचलित नहीं कर सकती। तो फिर मुझे विश्लेषण करने दो कि तुम सच में अपने दिल में क्या चाहते हो। एक मामूली इंसान, मेरी दुनिया को हिला देने वाली बुद्धिमत्ता के सामने वो दयनीय सी छोटी सी इच्छा, उसके छिपने की कोई जगह नहीं है। डेमन क्वीन अभी इतना बोल ही रही थी, तभी एमसी पीछे मुड़कर उससे पूछता है, तुम वो पोज क्यों बना रही हो? डेमन क्वीन अपनी आंखें तरेर लेती है और बोलती है, मैं समझ गई, मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरी तरह से समझ लिया है। एमसी भी शॉक होता है, अरे अब ये क्या कर रहा है? डेमन क्वीन एमसी से बोलती है, एक ठंडी आभा, एक घमंडी रवैया, दूसरों के प्रति अत्यधिक सतर्कता और धन और वासना को पुराने जूतों की तरह त्याग देना, ये सब साबित करता है कि तुम में एक राजा की महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा को जिस चीज की जरूरत होती है वो है शक्ति। तुम जैसे किसी के लिए मैंने एक भव्य उपहार तैयार किया है, इस उपहार को स्वीकार करो लड़के, ये तुम्हारी किस्मत है। इतना बोलने के साथ ही वो एमसी के लिए एक ब्लेड निकाल लेती है और बोलती है, ये ब्लेड अनंत शक्ति रखता है जो तुम्हें सभी विकट शत्रुओं और चुनौतियों को हराने की अनुमति देता है। अब तो वो एमसी के लिए एक पवित्र कवच और आध्यात्मिक अमृत भी निकाल लेती है और एमसी को देने लगती है। डेमन क्वीन अब एमसी को लुभाने लगती है, और ये क्या वो अपने हाथ को एमसी के कुछ ज्यादा ही नीचे नहीं ले जा रही है? मैं होता तो क्या करता पता नहीं, लेकिन अब एमसी सीधा दोबारा से पुलिस को कॉल कर देता है। और इस चीज को देखकर डेमन क्वीन अपने सिर को पकड़कर जोर से चिल्लाने लगती है। इतनी कीमती चीजें जाने की वजह से वो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है। एमसी उससे बोलता है, एक नियंत्रित हथियार, कोई अजीबोगरीब दवा और ऐसे कपड़े जो शरीर में समा सकें, इस तरह के सामान को कौन छुएगा? थोड़ी अक्ल लगाओ। ठीक है, मैंने तुम्हें शुरू से कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ। इतना बोलने के साथ ही एमसी अब वहां से जाने लगता है, लेकिन डेमन क्वीन अब पूरी तरह से पागल हो जाती है और गुस्से के साथ बोलने लगती है, ट्रांसेंडेंट पावर का एक निशान तक न रखने वाले एक गंवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डेमन गॉड क्वीन सुल्ताना को इस तरह अपमानित करने की? अच्छा तो अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर निराशा के नर्क में झोंक दूंगी और तुम्हें घुटनों पर लाकर अपनी विश पावर अर्पित करने पर मजबूर कर दूंगी। भाग्य के धागे मेरे हाथों में बेतरतीब ढंग से तोड़े जाओ, कर्म का शतरंज का बोर्ड मेरे पैरों के नीचे कुचला और रीसेट किया जाओ। जिनका भाग्य में उसके सपनों को परेशान करना लिखा है, वो बिगड़ी हुई किस्मत से उसके पास इकट्ठा हों, लेकिन उनकी किस्मत में हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर रहना लिखा हो, वो अनिवार्य रूप से घातक और पागल कर देने वाले खतरे कर्म के उलटफेर से उस पर लगातार हमला करे, जिससे वो बच न सके, दर्द में तड़पता रहे। जब तक ये घमंडी इंसान मेरे सामने समर्पण नहीं कर देता, जब तक वो मुझ डेमन गॉड किंग सुल्ताना के सामने वियोग, भय और कठिनाई के कारण घुटने नहीं टेक देता। इतना सब कुछ बोलते हुए अब डेमन क्वीन कुछ मुद्राएं करते हुए एमसी को श्राप देती रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अब एक किटी में कन्वर्ट हो जाती है, एक गोल मटोल काली किटी। वो अपने छोटे छोटे पंजों को देखते हुए बोलती है, ये क्या है? और इसके साथ ही वो मन में सोचती है, ये सोचना कि इस दुनिया में आने पर मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। बस भाग्य और कार्य कारण के नियम को संशोधित करने से मैंने अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी और इसमें बदल गई। इतना सोचने के साथ ही वो दौड़कर एमसी के सामने आ जाती है और एमसी को रुकने के लिए बोलती है। एमसी थोड़ा परेशान होकर बोलता है, तुम अब भी यहाँ क्यों हो? डेमन क्वीन एमसी की ये बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये क्या रवैया है? ये तुम्हारी गलती है कि मैं ऐसी बन गई। हालांकि जितना चाहो अनजान बने रहो, तुम्हारा भाग्य और कार्यकारण का नियम मेरे द्वारा पहले ही संशोधित किया जा चुका है। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा दयनीय मौत मरना लिखा है। केवल एक ही जो तुम्हें बचा सकती है वो मैं हूँ, और मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगी बल्कि केवल तुम्हारी पीड़ा का आनंद लूंगी। जितना चाहो संघर्ष करो, जितना तुम पीड़ित होगे मैं उतनी ही खुश होंगी। ओह वो इतना बोल ही रही थी, तभी एमसी उसे अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है। डेमन क्वीन को भी ये चीज थोड़ी अच्छी लगती है और वो थोड़ा नखरा करते हुए कहती है, अब ध्यान देने से बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें आखिरकार मेरी महान शक्ति का एहसास हो गया। ये अच्छा है। और दोस्तों, सच बात बोलूं तो मुझे भी लगा था कि एमसी अब इस किटी को उठाकर अपने घर लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा एमसी दूसरे एमसी से काफी चोमू है। ये तो सीधा किटी के चेहरे पर एक जोरदार लात मार देता है और उसे सीधा आसमान में उड़ा देता है। साला पापी एमसी। खैर, जो भी हो, अब कुछ देर बाद 100 मीटर की दूरी पर एक और रास्ते के किनारे का सीन दिखाया जाता है। एक व्यक्ति बिना हैंड ब्रेक लगाए कोई सामान लेने जाता है, लेकिन उसकी कार अपने आप सामने की ओर जाने लगती है।
और इस चीज को देखने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे नहीं, किसी ने हैंड ब्रेक लगाए बिना पार्किंग की है। साइड वाला व्यक्ति बोलता है, गाड़ी तेज और तेज फिसल रही है। तभी हमें और थोड़ा सामने की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आंटी दुकान से कुछ सामान ले रही होती है, लेकिन तभी गलती से उसके बच्चे की बेबी कार उसके हाथ से टकरा खाकर सीधी उसी चलती हुई कार की ओर जाने लगती है। आंटी जोर से चिल्लाती है, बेबी। वही दोनों व्यक्ति दोबारा से उसी भाव के साथ बोलते हैं, अरे नहीं, स्ट्रोलर अचानक उसके हाथ से फिसल गया, वो सीधा उस कार के सामने जा फिसला। आंटी अब दौड़ने लगती है और बोलने लगती है, बेबी, मेरी बच्ची, डरो मत, मम्मी अभी तुम्हें बचाने आ रही है। आंटी ये बोलते हुए दौड़कर जा ही रही थी, तभी सामने से एक डिलीवरी मैन आने लगता है। वो बेचारा गुनगुनाते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये ट्रैफिक में कभी नहीं फंसता। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका टक्कर अब होने वाला है, तो वो जोर से स्कूटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो होना था वो तो कंपनी ने सेट करके रखा है। अब इस टक्कर की वजह से उस डिलीवरी बॉय के पास से सारे के सारे पिज्जा हवा में उछल जाते हैं और वो गरम पिज्जा सीधा उसी बच्ची की ओर ही आने लगता है। वो दोनों व्यक्ति उसी रिएक्शन के साथ दोबारा से बोलते हैं, अरे नहीं, माँ बच्ची को बचाने गई थी, लेकिन उसने डिलीवरी वाले को टक्कर मार दी। खोलता हुआ गरम ग्रेवी नान सीधा बच्ची के चेहरे पर जा गिरेगा। तभी हमें थोड़ा साइड की ओर लांटिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे अभी जैसे ही लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत दौड़कर कार और बच्चे की ओर जाने लगती है। वो यहाँ पर कार को एक हाथ से और दूसरे हाथ से बच्चे को और अपना पैर ऊपर करके गिरते हुए पिज्जा को पकड़ लेती है। लांटिया, जो कि हमारी एमसी की क्लासमेट होती है, वो अब सभी को बोलती है, निश्चिंत रहें, अब सब ठीक है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। सभी लोग चिल्लाते हुए लांटिया को चीयर अप करते हैं। वो दोनों आदमी उसी रिएक्शन के साथ, लेकिन इस बार आंखों में थोड़ी चमक के साथ बोलते हैं, एक हाथ से कार रोक दी, एक पैर से इतना सारा खाना उठा लिया। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लांटिया अपना सिर खुजलाने लगती है, परंतु तभी एमसी की लात मारी हुई किटी उड़ती हुई सीधा लांटिया की तरफ आने लगती है। लांटिया को अब ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंक कर मारा है, तो वो जल्दी से एक जोरदार लात घुमाकर किटी के ऊपर मारती है और भाई, ये लात सीधा किटी के चेहरे पर जा लगता है और किटी दोबारा से हवा में उड़ जाती है और कुछ देर बाद वो दोबारा से एमसी के पास ही आ गिरती है और यहाँ पर उसकी हालत ऐसी हो गई होती है कि मानो उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। एमसी उसकी ओर किसी कचरे की तरह देखता है और बोलता है, उसके बाद भी जिंदा है, ऐसा लगता है सामान्य तरीके इसे नहीं मार सकते। एमसी की इस बात को सुनने के बाद किटी गुस्से से उछलकर सीधी होती है और थोड़ा परेशान होकर मन में ही सोचती है, धत तेरे की, अब मेरी किस्मत इस बंदे के साथ जुड़ गई है। इस बंदे को इच्छा करने पर मजबूर करने से पहले मैं इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। तभी हमें लांटिया को भी दिखाया जाता है, जो कि दौड़ते हुए इसी ओर आ रही होती है। वो इस वक्त मन में एक किटी को लात मारने के कारण काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चले कि उसने बिल्ली को अब्यूज किया है तो उसकी तो मीम बनना तय है। लांटिया ये सब मन में सोचते हुए आ ही रही थी, तभी वो सामने देखती है कि वो किटी तो एमसी के सामने ही है। वो जल्दी जल्दी से डिब्बे के पीछे हो जाती है और मन में ही अपने आप से पूछती है, ए क्या ये वही बिल्ली है? ये अभी भी जिंदा है और ये किसी से बात कर रही है। अब वो जैसे ही एमसी को अच्छी तरीके से देखती है, उसे पता चलता है कि ये तो उसका ही क्लासमेट चेन शेंग है। लांटिया अब एमसी को किसी गॉडजिला की तरह देख रही होती है। वो मन में बोलती है, ऐसी डरावनी आभा मैंने पहले कभी महसूस नहीं की, यहाँ तक कि पूर्व चैंपियन के भारी मुक्कों का सामना करते वक्त भी नहीं। इतना सोचने के साथ ही लांटिया अब नोटिस करती है कि एमसी के सिर के ऊपर जो एसी लगा हुआ है, उसका नट धीरे धीरे ढीला हो रहा है और अब इस चीज को लांटिया ही नहीं बल्कि किटी भी नोटिस करती है। कुछ देर बाद वो नट पूरी तरह से खुल जाता है और सीधा एमसी के ऊपर ही गिरने लगता है। किटी काफी ज्यादा खुश होती है और मन में बोलती है, ये इस बंदे पर एकदम सही से गिरेगा, आफत आनी शुरू हो गई है। दूसरी ओर लांटिया परेशान होकर मन में बोलती है, अरे नहीं, वो गिरने का एंगल एकदम सही बैठेगा। वो अब दौड़कर एमसी के पास जाती है और अपनी एक ही किक से उस एसी को उड़ा देती है, जो कि जाकर किटी के बगल में ही गिरता है। अब लांटिया गहरी सांस लेती है और एमसी से बोलती है, अभी तो बहुत खतरनाक था, चेन शेंग क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो अब मन में ये भी बोलती है, चेन शेंग उसने गिरने वाली जगह से ठीक पहले खुद को बचा लिया, यहाँ तक कि एक हरकत भी की। तभी एमसी उसे थैंक्स बोलता है और लांटिया से पूछता है कि उसका पैर ठीक है। लेकिन अब तो लांटिया एमसी की हर एक चाल को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है। एमसी अब वहां से जाते हुए टाटा करने के लिए, बाय बाय करने के लिए अपने हाथ को थोड़ा हिलाता है। इस चीज को भी देखने के बाद लांटिया एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि शायद एमसी अब उसके ऊपर अटैक करेगा। एमसी वहां से जाते जाते लांटिया से आखिरी बार के लिए बोलता है, तुम्हें अपने पैर को एक बार चेक करवा लेना चाहिए। इतना बोलने के साथ ही वो लांटिया को पीछे छोड़कर जाने लगता है और यहाँ पर किटी काफी ज्यादा खुश होते हुए मन में बोलती है, नश्वर इंसान, शायद तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी दयनीय किस्मत अभी शुरू हुई है। किटी के इतना बोलने के साथ ही सीन अगले दिन की ओर आता है। एमसी एक बस में ट्रेवल कर रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक मिस्टर बीन वाली आंटी ड्राइवर के पास आकर बहुत गुस्से के साथ बोल रही है,
अरे मुझे यहीं उतरना है, बस रोको और मेरे लिए दरवाजे खोलो। बस ड्राइवर बोलता है, वाह पैसेंजर कृपया मत खींचो, ये खतरनाक है। और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और बस बेकाबू हो जाती है। एमसी अपने दोनों हाथों से बस को कस के पकड़ लेता है और बस जैसे ही पलट जाती है वो तुरंत उछलकर बाहर आ जाता है। लेकिन वो अब नोटिस करता है कि उसकी ओर एक गर्म तेल का बर्तन साइड के ठेले से उड़ता हुआ आ रहा है। ठेले वाला मालिक भी चिल्लाते हुए बोलता है, बच के, मेरा तेल का बर्तन उलट गया। तभी एक और आंटी को दिखाया जाता है जो कि अपने कुत्ते के साथ टहल रही थी, लेकिन अब उनके हाथ से कुत्ते का पट्टा छूट जाता है और बुलडॉग सीधा एमसी की ओर ही काटने के लिए जाने लगता है। आंटी पीछे से चिल्लाती है, ओह बेबी, तुम फिर से क्यों भाग रहे हो? मम्मी के पास वापस आओ। तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, अरे नहीं, पागल कुत्ता भड़क गया। तो आंटी उसे गुस्से के साथ बोलती है, बकवास, मेरा बेबी काटता नहीं है भाई। जो भी हो, नैरेटर को लगता है कि उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही है। खैर जो भी हो, अब हमें दिखाया जाता है कि एमसी सही समय पर अपना सिर नीचे कर लेता है और वो कुत्ता सीधा जाके एमसी की ओर आते हुए उस गर्म तेल के बर्तन के अंदर जा घुसता है और बेचारे का चेहरा आखिरी बार के लिए देख लो। और यहाँ पर अपना एमसी इतना चतुर होता है कि वो एक बार के लिए भी पीछे मुड़कर कुत्ते की हालत नहीं देखता। वो चुपचाप वहाँ से खिसकने लगता है और दूसरी ओर वो आंटी अपने दोनों हाथों को उठाकर दौड़ते हुए डॉगी के पास जाने लगती है। आंटी जी ठेले वाले से बोलती है, अरे इंसान, अपना बर्तन देखो, अब मेरा बेबी मर गया, तुम्हें मेरे बेबी की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ठेले वाला भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, समझदारी से काम लो लेडी, जाहिर तौर पर तुम्हारा कुत्ता खुद कूदकर इसमें घुसा। मैं ये नाश्ते का बर्तन फिर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे तेल के बर्तन के पैसे दो। अब तो दोनों के झगड़े को लोग आराम से अपने फोन में कैप्चर कर रहे होते हैं। सीन दोबारा से बदलता है। अब हमें कुछ देर बाद एमसी को रास्ते से जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वो किटी उसके सामने आ जाती है और बहुत कुछ होते हुए एमसी से बोलती है, तुम मूर्ख नश्वर, क्या अब तुम्हें उस दयनीय किस्मत का एहसास हुआ जिसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा? अभी वाली आफतों की सीरीज अब से तुम्हारी रोज की दिनचर्या बन जाएगी और इन आफतों से बचने और सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका है मुझसे एक इच्छा मांगना। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो एमसी को शांत खड़ा देखकर पूछती है, क्या तुम मेरी बातों से इतना डर गए हो कि बोल नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें बस मुझसे एक इच्छा मांगनी है। और तब एमसी थोड़ा उत्साहित होते हुए बोलता है, खतरे के बारे में मुझे आगाह करने के लिए इतनी मेहनत करना, तुम सच में बहुत अच्छी हो, है ना? और एमसी की इस बात को सुनकर किटी गुस्से के साथ बोलती है, बदमाश, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। तब एमसी उससे बोलता है, अभी जो कुछ हुआ क्या तुम उसे विनाशकारी किस्मत कहती हो? मैं तो एक पल के लिए तनाव में आ गया था, पता चला ये तो बस मामूली रोजमर्रा की बातें हैं। क्या तुम्हें पता है हर साल 60,000 लोग रेबीज से मरते हैं, 1,80,000 लोग जलने से मरते हैं और 13 लाख से ज्यादा लोग कार एक्सीडेंट में मरते हैं। एक इंसान की जिंदगी बुनियादी तौर पर इन्हीं खतरों के बीच जीने के लिए बनी है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी इंसान की सुरक्षा की गारंटी दे सके। ये तो आम बात है। इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से हर पल खतरे के लिए अपने आसपास की जांच करता हूँ और निरीक्षण के जरिए बचने का रास्ता सुनिश्चित करता हूँ। ये तथाकथित आफतें जो तुम मुझ पर लाई हो, ये रोजमर्रा की दिनचर्या से ज्यादा कुछ नहीं है। एमसी की ऐसी बातें सुनने के बाद किटी थोड़ा शॉक होकर बोलती है, मैं हर एक दिन इसका पूर्वाभ्यास करता हूँ। तुमने स्वेच्छा से अपनी जिंदगी हर पल अत्यधिक सतर्क चिंता की इस अवस्था में जी है, ये कैसे संभव है? तो एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं एक कायर हूँ। अगर मुझे कहना पड़े कि मेरी कोई इच्छा है तो वो होगी सभी खतरों को खत्म कर देना और किसी भी चीज को मुझे नुकसान न पहुंचाने देना। इसलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कभी भी तुम जैसी स्पष्ट रूप से संदिग्ध और खतरनाक हस्ती से इच्छा मांगकर धोखा खाने या इस्तेमाल होने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। क्या तुम समझ गई? इतना बोलने के साथ ही एमसी वहां से जाने लगता है और किटी पीछे खड़ी खड़ी सिर्फ गुस्सा करने लगती है। किटी यानी डेमन क्वीन मन में सोचती है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो कोई इच्छा नहीं करेगा। ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं अब समझ गई वो विशाल विश पावर कहाँ से आती है। वो कोई संत नहीं है जो जीवन और मृत्यु को एक तरफ रख दे। इसके विपरीत वो मरने से बिल्कुल डरता है। वो बाहरी दुनिया की हर चीज से डरता है। हालांकि ये इंसान शांति में रहता है, उसकी आत्मा लगातार ऐसी रहती है जैसे वो सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में हो। इसलिए वो अपने शांतिपूर्ण दैनिक जीवन में कभी आराम नहीं करता, ना ही वो खुद को सहारा देने के लिए आस्था का इस्तेमाल करता है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये है कि इसके बावजूद वो पागल नहीं हुआ है, बल्कि इसके बजाय स्पष्ट विवेक बनाए हुए है। किसी पर भरोसा नहीं करना, जिसका मतलब है किसी के आगे झुकना नहीं, किसी के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाना, जिसका मतलब है किसी से भी पूर्ण रूप से श्रेष्ठ होना, यही उसकी इच्छा है। इतना समझने के साथ ही डेमन क्वीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपने तकिए को पकड़ते हुए बोलती है, अमरता और अजेयता की इच्छा करने वाले अनगिनत हैं, लेकिन इतने घमंडी होना कि इसे अपने दम पर हासिल करना चाहो। पागलपन पैदा करने वाले इस स्तर के घमंड के सामने मैं भी खुद को कमतर महसूस करती हूँ। ये पहली बार है जब मैंने इसका सामना किया है।
चेन शेंग, मुझे अब इसका इंतजार होने लगा है। तुम्हारी आत्मा, विश पावर, पछतावा, निराशा और यहाँ तक कि बाकी सब कुछ। देर सवेर मैं सावधानी पूर्वक इन्हें निगल जाऊंगी और स्वाद लूंगी। एक टुकड़ा भी पीछे नहीं छोड़ूंगी। कई ब्रह्मांडों को पार करने के बाद भी जो अनुभूति मुश्किल से मिलती है, उस परम आनंद का अनुभव करने के लिए। अरे अरे, थोड़ा आराम से डेमन जी। पता है तुम्हारा थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसी हरकतें यार सोने नहीं देती। खैर जो भी हो, अब हमें लांटिया दिखाई देती है, जो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। आसपास के लोग आपस में पूछ रहे होते हैं कि इस हादसे में कोई मारा तो नहीं गया ना। जाहिर है वो हमें नहीं पता, लेकिन अब लांटिया थोड़ा सोचते हुए मन में एमसी के बारे में बोलती है। कोई आश्चर्य नहीं, वो बंदा बहुत तेज था। पहले जैसे उसने पहले से अंदाजा लगा लिया हो, वो तेजी से पलटी हुई बस से बाहर कूदा। फिर अत्यधिक प्रतिक्रिया और गति से उसने झपटते खूंखार कुत्ते और उड़ते तेल के बर्तन को चकमा दिया। सब कुछ एक पल में पूरा हो गया, इतना सहज और बेदाग। यहाँ तक कि उसका आखिरी लैंडिंग पोज भी बहुत शानदार था। अगर मेरे जैसी सर्वोच्च मार्शल आर्ट सुंदरी की गतिशील दृष्टि न होती तो मैं निश्चित रूप से देख भी नहीं पाती कि क्या हुआ। हालांकि अब पीछे मुड़कर सोचने पर कल उसने जो आभा और रुख दिखाया था, वो निश्चित रूप से मेरा भ्रम नहीं था। आखिर इस बंदे चेन शेंग का मामला क्या है? नहीं, मुझे उसे ढूंढकर साफ साफ पूछना होगा। मन में इतना बोलने के साथ वो दौड़कर एमसी के पीछे आती है और एमसी को रुकने के लिए बोलती है। वो अब एमसी से पूछती है, अभी जो कार दुर्घटना हुई, क्या तुम ठीक हो? तो एमसी बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। वो सचमुच बहुत खतरनाक था। जिंदगी सच में किसी भी पल दुर्घटनाओं से भरी है। इस बार मैं भाग्यशाली था कि कार की चपेट में नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि गाड़ी के सभी यात्री भी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। एमसी की बातों को सुनने के बाद लांटिया दोबारा से मन में सोचती है, भाग्य? बिल्कुल नहीं, वो कुछ ऐसा था जो केवल सर्वोच्च शारीरिक क्षमताओं और तीव्र इंद्रियों से ही संभव है। अगर मैं होती तो मैं भी स्वाभाविक रूप से इस तरह की हरकतें कर सकती हूँ। हालांकि वो अभी अभी इतने दर्दनाक अनुभव से गुजरा है, फिर भी वो जरा भी घबराया नहीं है। दिल की धड़कन, सांसें, रक्त प्रवाह की गति, सब कुछ पूरी तरह से स्थिर और सामान्य है, मानो उसने बस स्ट्रेचिंग की हो। इतना सोचने के साथ ही वो अब एमसी के पास जाती है, एमसी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और एमसी से पूछती है, तुमने अभी अभी आराम से 3 घातक दुर्घटनाओं को चकमा दे दिया है ना? इतना पूछने के साथ ही लांटिया एमसी की आंखों में देखती है, एमसी भी उसकी आंखों में देखता है। लांटिया एमसी से एक बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमसी खुद चौंकते हुए लांटिया से पूछता है, क्या 3 बार? पलटी हुई कार के लगभग मुझे टक्कर मारने के अलावा और क्या था? मुझे लगता है तुमने शायद गलत देखा होगा। लांटिया थोड़ा परेशान होती है, लेकिन वो अगले ही पल एमसी पर एक खतरनाक मुक्के से हमला कर देती है। बुनियादी तौर पर वो यहाँ पर एमसी को आजमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एमसी भी अब अपनी प्रतिक्रिया गति का इस्तेमाल करके अपना छोटा सा साइड बैग सामने लाकर मुक्के को रोक लेता है। फटाक से एक जोरदार आवाज होती है। आसपास के लोग काम छोड़कर पूछने लगते हैं, वो कैसी आवाज थी? मेरी तो छुट्टी कर दी, क्या कोई पटाखे चला रहा है या क्या? तो दूसरा बोलता है, अरे शहर के इलाके में कौन पटाखे चला रहा होगा? शायद वो कार फटने वाली है, तो चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। सीन अब लांटिया की ओर आता है। उसके भाव अब पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। वो अब एमसी से बोलती है, हे मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है ना? अरे सहपाठी, तुम भी तो नहीं चाहोगे कि सबको तुम्हारी छुपी हुई ताकत का पता चले, ठीक है? तो फिर स्कूल के बाद मेरे साथ कहीं चलने के बारे में क्या ख्याल है? एमसी की प्रतिक्रिया में जरा भी बदलाव नहीं आता और वो जवाब में बोलता है, ठीक है। लांटिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो वहां से जाते हुए एमसी से बोलती है, पक्का? तो फिर दोपहर में मिलते हैं। नहीं, असल में हम थोड़ी देर में क्लासरूम में ही मिलेंगे। हे। एमसी के पीछे से किटी उसे देखते हुए मन में बोलती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, दृढ़ संकल्प, बिना इच्छाओं या मांगों के। इस शासक ने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। अंत में वे बस उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उन्हें परवाह हो। चूंकि ऐसा है तो बस ऐसी चीजें बनाना जिनकी उन्हें परवाह हो काम करेगा। परिवार, दोस्त, प्रेमी, ये अस्तित्व एक व्यक्ति में लगाव विकसित करते हैं और लगाव कमजोरियां पैदा करेंगे। उन्हें सुरक्षित रखने की चाहत, उन्हें खुश देखने की चाहत, उन्हें अपने साथ रखने की चाहत, ये विचार एक आरक्षित नरमी बन जाएंगे। अंततः एक ऐसे कारण में बदल जाएंगे जिसके चलते तुम्हारे पास इच्छा करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इतना बोलने के साथ ही वो अब एमसी के पास आती है और एमसी से पूछती है, अरे वाह, क्या वो लड़की लांटिया कहलाती है? कितनी प्यारी और जिंदा दिल सहपाठी है। क्या तुम थोड़ा आकर्षित हुए? तो एमसी उससे बोलता है, मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे थोड़ी परवाह है। आखिरकार तुमसे मिलने के बाद वो सबसे पहली थी जो सामने आई और आज वो फिर से मेरे इतने करीब आ गई। उसकी अभी वाली हरकतों का तो जिक्र ही मत करो। किटी मन ही मन खुश होते हुए बोलती है, हे बेशक मेरे द्वारा संशोधित भाग्य के अनुसार न केवल खूबसूरत महिलाएं तुम्हारे आसपास इकट्ठा होंगी, बल्कि उनका भाग्य में लिखा है कि वो सब ऐसी लोग हों जो तुम्हारी दिलचस्पी को पकड़ें। किटी इतना सोच ही रही थी, तभी एमसी बोलने लगता है, अभी वाला मुक्का एक सामान्य इंसान की तो इससे कम से कम एक हड्डी टूट जाती,
लेकिन जब उसने मुक्का मारा तो उसमें कोई हत्या करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हालांकि ये बेतुका है, लेकिन ऐसा लगता है वो बिल्कुल वैसी ही खून की प्यासी युद्ध दीवानी है जो पूरी तरह से वध को एक खेल की तरह लेती है। ऐसे खतरनाक तत्व को पूरी ताकत से खत्म किया जाना चाहिए। एमसी की ऐसी बातें सुनकर किटी परेशान होकर जोर से चिल्लाती है, चुटिए, आखिर तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। सीन बदलता है और अगले दिन हमें एमसी के क्लासरूम की ओर का दृश्य दिखाया जाता है। एक टकला प्रोफेसर क्लास ले रहा होता है। एमसी ध्यान से टकले को देखते हुए नोट्स लिख रहा होता है और दूसरी ओर लांटिया आखिरी बेंच पर बैठे बैठे एमसी की ओर देख रही होती है। वो अब मन में बोलती है, सचमुच जितना ज्यादा मैं उसे देखती हूँ उतनी ही ज्यादा मुझे परवाह होती है। और ये लड़की सिर्फ इस क्लास में ही नहीं बल्कि शारीरिक शिक्षा की क्लास में भी एमसी को ही देखती है और मन में बोलती है, सच में वो कितना दिलचस्प है। जितना ज्यादा मैं उस पर ध्यान देती हूँ उतनी ही ज्यादा एक अभूतपूर्व धड़कन मेरे दिल में गूंजती है। आखिर ये क्या एहसास है? अभी मुझे बस अपने शरीर के अंदर गर्मी का एक झोंका सा उठता महसूस होता है, आग की तरह और बिजली की धारा की तरह। मैं बस अब और इसे रोक नहीं सकती। रुको जरा दोस्तों, मैं इस मानववा की शैली एक बार जांच लेता हूँ, क्या पता हेताई लिखा हो। तो अब सीन स्कूल खत्म होने के बाद यानी छुट्टी के बाद का दिखाया जाता है। लांटिया एमसी के हाथ को पकड़ती है और उसे सबके सामने से खींच कर ले जाने लगती है। और क्लास की सबसे हॉट लड़की अगर किसी को इस तरह से ले जाएगी तो बाकी के छात्रों को तो गुस्सा होगा ही। एमसी अब मन में सोचता है, जैसी उम्मीद थी मैं बच नहीं सकता। अगर मैं उसे चौंका दूं और पहले हमला करूं तो मुझे उसे सीधे बाहर करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन आसपास बहुत सारे लोग हैं, कोई कदम उठाना मुश्किल है। मुझे अभी भी मौके का इंतजार करना होगा। एमसी की ऐसी सोच देखने के बाद किटी गुस्से के साथ एमसी से बोलती है, क्या तुम किसी क्रूर और कठोर सन की पुरुष नायक की तरह हो? किटी के इतना बोलने के साथ ही सीन अब दोबारा से एमसी और लांटिया की ओर आता है। एमसी मन में सोचता है, अंत में मैं पूरे रास्ते कोई मौका नहीं ढूंढ पाया। और इसके साथ ही वो लांटिया से पूछता है, ये एक युद्ध प्रशिक्षण मैदान है, क्या तुम यही प्रशिक्षण करती हो? लांटिया मुस्कुराते हुए बोलती है, आखिरकार मैं बचपन से मार्शल आर्ट के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किए हुए हूँ, इसलिए मैं बात करने में बहुत अच्छी नहीं हूँ। और जो बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, सच कहूँ तो मैं सच में नहीं जानती कि मुझे कैसे कहना चाहिए। तो चलो बस सीधे अपने शरीरों की भाषा से संवाद करते हैं। आओ आगे बढ़ो और एक रोमांचक पूर्ण शक्ति से भरी लड़ाई करते हैं। तो अब एमसी थोड़ा नखरा करते हुए बोलता है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। लांटिया बोलती है, आह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बस शुरू कर दो। अब से किसी भी नियम को अनदेखा करो। तुम कोई भी तरीका, कोई भी सामान इस्तेमाल कर सकते हो और जितनी बेरहमी से चाहो मुझ पर हमला कर सकते हो। मेरे पास न कोई कोच है और न ही कोई अभ्यास साथी, यहाँ किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसी मानववा अब तक देख रहे हो या नहीं, लेकिन साली ऐसी मानववा मैंने कभी नहीं पढ़ी। इसके हर एक सीन में हड़बड़ी भरी पगलाहट भरी पड़ी है। खैर जो भी हो, अब किटी एमसी के कंधे से एमसी से बोलती है, जाओ लड़के, यही तुम्हारी किस्मत है, या शायद तुम सच में उसे चुप कराने के लिए मारना चाहते हो। वो भी बुरा नहीं है, कर डालो। आखिरकार वो तुम्हें मारने आई एक पागल औरत हो सकती है ना? इसके अलावा तुम्हारे बैग में सामान है, यहाँ कोई गवाह भी नहीं है। जाओ हिम्मत से करो। क्या ख्याल है? एमसी कुछ नहीं बोलता। वो अब अपने सिर को सुरक्षित रखने के लिए एक हेलमेट जैसा गार्ड पहनने लगता है और लांटिया से पूछता है, तो एक मुकाबले के बाद क्या तुम वादा कर सकती हो कि अब मुझे और परेशान नहीं करोगी? लांटिया एमसी की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपनी लड़ाई की वर्दी में आते हुए बोलती है, बेशक मैं लांटिया अपने चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक की शपथ लेती हूँ। इस लड़ाई के बाद मैं फिर कभी इस रहस्य का इस्तेमाल तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं करूंगी। लांटिया की बात सुनने के बाद एमसी अपना स्टांस लेता है और लांटिया को हमला करने के लिए आने को बोलता है। ऊपर से इस लड़ाई को किटी यानी अपनी डेमन क्वीन भी देखने लगती है। अब लांटिया बहुत तेजी से एमसी की ओर हमला करने के लिए जाती है। वो एमसी के ऊपर मुक्कों से लगातार हमला करती है, लेकिन वो एमसी को छू भी नहीं पाती। और ये लड़की अब और भी ज्यादा खुश होने लगती है और मन में बोलती है, इसमें साफ तौर पर मार्शल आर्ट तकनीकों का कोई निशान नहीं है, फिर भी वो सबसे कुशल तरीके से चकमा दे सकता है। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, मेरा खून भी इतना गर्म है, बेचैनी की भावना और मजबूत होती जा रही है। मैं चाहती हूँ उसके बारे में सब कुछ समझना और मैं ये भी चाहती हूँ उसे अपने बारे में सब कुछ दिखाना। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे कथन को सुनकर क्या समझ रहे हो, लेकिन ऐसा ही लिखा है। तो अब लांटिया एमसी पर एक खतरनाक हमला करने के लिए उछलकर जाने लगती है और एमसी दोबारा से अपने बैग को पकड़कर रोकने के लिए सामने ले आता है। लांटिया मन में बोलती है, ये आया वही रुख है जो पहले था। आओ आगे क्या होगा? तलवार खींचकर वार, या किसी तरह का अनोखा छुपा हुआ हथियार, या शायद कल्पना से परे कोई गुप्त हथियार? मुझे एक अप्रत्याशित सरप्राइज दो। आओ चाहे जो भी हो मैं इसे ले लूंगी। लांटिया उतरते हुए इतना सोच ही रही थी, लेकिन वो अब एमसी की करतूत देखने के बाद पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि एमसी ने बैग को सामने की ओर करके उसके हमले को रोक लिया। लेकिन अगले ही पल एमसी हमले के जोर की वजह से सीधा लड़ाई के घेरे से बाहर गिर जाता है। डेमन क्वीन उसके पास जाकर बोलने लगती है, आखिरकार यही है
जानबूझकर हार मान लेना। एमसी पड़े पड़े ही बोलता है। ऐसा लगता है कि वो कोई हत्या करने वाली पागल नहीं है। तो फिर उसे उबा हुआ महसूस कराना और जाने देना सबसे अच्छा है। लांटिया भी दौड़कर एमसी के पास आती है और पूछने लगती है, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अभी क्या हुआ था? एमसी धीरे धीरे उठने लगता है और बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस हार गया। मैं पूरी तरह से पराजित हो गया। जैसी चैंपियन से उम्मीद थी, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। तो लांटिया बोलती है, नाना बाबू, तुम भी ताकतवर हो। तुम रोक कर लड़ रहे थे। क्या तुम्हारा शरीर ठीक है? और जब तक तुम दोबारा से तैयार हो जाते हो, मैं इंतजार कर सकती हूँ। तो अब एमसी थोड़ा स्पष्ट तरीके से बोलता है, सहपाठी लांटिया, क्या हमने अभी अभी इस पर सहमति नहीं जताई थी? मैंने पहले ही एक मुकाबला पूरा कर लिया है। हमारी सहमति के अनुसार तुम्हें अब मुझे और परेशान नहीं करना चाहिए। एमसी की इस बात को सुनने के बाद लांटिया पूरी तरह से चौंक जाती है, मानो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया हो। डेमन क्वीन एमसी से बोलती है, वाह, शब्दों के ब्यौरे का फायदा उठाकर इच्छा की गलत व्याख्या करना। तुम जिस बेशरम तरीके से पेश आते हो, वो मुझे मेरे छोटे दिनों की काफी याद दिलाता है। डेमन क्वीन के इतना बोलने के साथ ही एमसी अब लांटिया को टाटा बाय बाय करते हुए वहां से जाने लगता है। दूसरी ओर लांटिया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो एमसी से माफी मांगते हुए बोलने लगती है कि वो अब कभी उसे परेशान नहीं करेगी, और वो इस बात के लिए भी माफी मांगने लगती है कि उसने उसे लड़ाई के लिए बुलाया था। लांटिया अब रोने लगती है और इसके साथ ही वो अपने एक पैर को फ्लोर पर ऐसे मारती है कि फ्लोर के साथ साथ आसपास की जगह पर भी दरारें आ जाती हैं। एमसी भी इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में सोचता है, अगर ऐसी ही लात उसने मुझे मारी होती तो मेरा तो द एंड हो जाता। अब तो साइड की ओर जो दरवाजा था वो भी टूट जाता है। दरवाजे के पीछे जितने भी और छात्र थे वे लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं। वो आपस में ही बोलने लगते हैं, अभी क्या हुआ? भूकंप? शांत हो जाओ। खेल विभाग के छात्रों के लिए ये नजारा इतना बड़ा मामला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुद्दा ये है कि लांटिया ने अभी जो चिल्लाकर कहा, हे भगवान, आखिर वो दोनों वहां अंदर क्या कर रहे थे? अभी दरवाजे से मैं साफ साफ सुन नहीं पाया, वो लोग इतना बोल ही रहे थे। इसी दौरान डेमन क्वीन एमसी के पास आती है और बोलने लगती है, ये छोटी लड़की काफी लोकप्रिय लगती है। अभी अभी तुम्हें खींच कर ले जाने से इतने सारे लोग पीछे दौड़े आए ताकि पता लगा सकें कि क्या हो रहा था। लांटिया एमसी के पास से होते हुए वहां से जाने लगती है और एमसी से बोलती है, अभी मैंने जो कहा कोई समस्या नहीं, मैं समझौते का पालन करूंगी और तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। एमसी भी चूतिया है, वो अब बहुत ही बोल्ड तरीके से बोलता है। ठीक है। लांटिया एक पल के लिए रुकती है और अगले ही पल उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं। वो अब रोती हुई एमसी से बोलती है, चेन शेंग, तुम सच में बहुत क्रूर आदमी हो। तो फिर गुड बाय। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से दौड़कर जाने लगती है। लांटिया के वहां से जाते ही वो सभी छात्र एमसी के पास आने लगते हैं और पूछते हैं, चेन शेंग, तुमने अभी क्या किया? पहले टिया ने कहा कि वो चाहती थी कि तुम उस पर आइटम्स इस्तेमाल करो, फिर तुम लोग कोई तीव्र व्यायाम कर रहे थे और अंत में तुमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वो हमारी कॉम्बैट गॉडेस है, तुम सच में नीच हो। एमसी अभी कुछ बोलता उससे पहले डेमन क्वीन किटी के रूप में एमसी के सिर के ऊपर आ जाती है। वो एमसी से बोलती है, तुम मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे लेकिन उल्टे और भी बड़े चक्कर में फंस गए। यही किस्मत है चेन शेंग, तुम इससे बच नहीं सकते। उनका भाग्य में तुम पर फिदा होना लिखा है और तुम्हारा भी भाग्य में उनकी परवाह करना और ध्यान देना लिखा है। फिर भी शुरू से अंत तक तुम्हें कभी वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, जब तक कि तुम मुझसे एक इच्छा नहीं मांगते, महान सुल्ताना डेमन गॉड क्वीन। डेमन क्वीन की बातें सुनकर एमसी बोलता है, उनकी परवाह? सच में मुझे थोड़ी परवाह है। किटी शॉक होकर मन में बोलती है, उसने चारा ले लिया। एमसी दोबारा से बोलता है, आखिरकार ये नजारा देखने के बाद परवाह न करना असंभव है। डेमन क्वीन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब आप लोग स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हो, पूरे स्कूल में यही फैल जाता है कि एमसी ने शायद लांटिया के साथ ये सब कुछ किया है। हर एक छात्र एमसी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं, उसे लुच्चा लफंगा जैसे नाम देते हैं। कुछ छात्र तो एमसी से जलन भी महसूस करते हैं। एमसी अब अपनी जगह पर बैठा हुआ ही था। इसी दौरान किटी एमसी के पास प्रकट होती है। वो एमसी से पूछती है, अफवाहों और गपशप का निशाना बनना अच्छा नहीं लगता है ना? जैसा कहावत है, शब्द जान ले सकते हैं। तुम अपनी मूवमेंट तकनीकों से इसे चकमा नहीं दे पाओगे। आओ एक इच्छा मांगो। न केवल मैं तुरंत अफवाहों को शांत कर सकती हूँ, बल्कि मैं इसे ऐसा भी मोड़ सकती हूँ कि हजारों लोग तुम्हारी तारीफ करें। जब तक मैं आशीर्वाद देती हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हारी सभी सच्चे दिल से प्रशंसा करेंगे। किटी की बातें सुनकर एमसी थोड़ा मुस्कुराता है और अपने पास से एक मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। और मेमोरी कार्ड तुम लोगों को तो पता ही होगा, अरे जो लेकर मोबाइल की दुकान पर 10 रुपए का फुल करवाते थे। हाँ, याद आया कुछ? एमसी अब बोलता है, अगर कोई लड़का लड़की एक कमरे में बंद हो तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सामान्य बुद्धि यही है कि उस जगह का पूरा रिकॉर्ड दिखा दो। झूठे आरोपों से बचने के लिए मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। एमसी की बातें सुनकर किटी एमसी से बोलती है, तुम्हारे जमाने में कुछ गड़बड़ है या तुम्हारी मोटी चमड़ी की सुरक्षा बहुत हाई है? हालांकि तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ मौखिक हमले होंगे? किटी के इतना बोलने के साथ ही अब एक तगड़ा लौंडा एमसी के पास आता है और वो अपने मुक्के को कसते हुए पूछता है, तुम कमजोर छोटे खूबसूरत लड़के, तुम चेन शेंग हो,
है ना? वो गुस्से के साथ बोलता है, तुम जैसे नीच इंसान का इस स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। एमसी पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अनजान बनने का नाटक कर रहे हो, है ना? ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है। लौंडे के चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो एमसी को थर की चूतियां तेरी माँ की बोलेगा, लेकिन ये लड़का खुद ही थर की है। वो यहाँ एमसी को जॉनी सिन समझ रहा है, जिसने लांटिया के साथ अलग अलग पोजीशन में क्या क्या किया। बाकी छात्र भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और ये लौंडा अब चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बहुत जलन हो रही है। इतना बोलने के साथ ही वो एमसी को एक जोरदार मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन एमसी अब उसकी ओर घूर कर देखता है और लौंडा फटकर चौंसठ हो जाता है। और यहाँ पर लौंडा एमसी से नहीं, बल्कि उसके कंधे पर जो चूहा है उसकी वजह से डरने लगता है। वो चूहा अब लौंडे के गाल को ऐसे चाटता है कि पूछो ही मत। लौंडे की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर वहां से जाने लगता है। लौंडे के वहां से जाते ही किटी एमसी से पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि उस लड़के को चूहों से डर लगता है? तो एमसी जवाब में बोलता है, ये सामान्य ज्ञान है कि टिया जैसी स्टार के मेरे साथ उलझने के बाद पागल प्रशंसक तंग करने आएंगे, है ना? इसलिए मैंने तुरंत स्कूल में उसके सबसे कट्टर पागल प्रशंसकों की जांच की और एक सरल प्रतिक्रिया योजना बनाई। इतना बोलने के साथ ही एमसी किटी से पूछता है, तुम्हें भी चाहिए क्या चूहा खाने के लिए? किटी डरते हुए बोलती है, ये अधिकारी ऐसा घटिया खाना नहीं खाएगी। सीन दोबारा से बदलकर थोड़ा साइड की ओर जाता है, जहां लांटिया अब भी एमसी की ओर ही देख रही होती है। इसी दौरान उसकी दो दोस्त आती हैं। सॉन्ग जियांजिया बोलती है, सचमुच ये बहुत ज्यादा था। तानकी की बोलती है, अभी वो बड़ा लड़का कितना घिनौना था, मौके का फायदा उठाकर हमारी टिया के बारे में गंदे मजाक फैला रहा था। सॉन्ग जियांजिया दोबारा से बोलती है, चिंता मत करो टिया, मैं इन अफवाहों को कभी फैलने नहीं दूंगी। दोनों इसी तरीके से लांटिया को तसल्ली देने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन अब लांटिया मन में सोचती है, एक बार फिर उसने खुलेआम एक ऐसी हरकत की जो कोई और नहीं देख सका। इतनी तेज चाल और चतुर तकनीकें अगर युद्ध में इस्तेमाल हो तो कैसा असर करेंगी? मैं सच में जानना चाहती हूँ। इतना सोचने के साथ ही वो अब मेज पर माथा टिकाते हुए बोलती है, जैसा मैंने सोचा था, मैं अब भी इसे जाने नहीं दे सकती। दोनों दोस्त और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, लांटिया को किसी और चीज पर ध्यान लगाने के लिए बोलती हैं और इसके साथ ही वो ये भी पूछती हैं, क्या एक महीने में तुम्हारी एक और प्रतियोगिता नहीं है? यहाँ पर नौटंकी जोर शोर से चल ही रही थी। इसी दौरान एमसी वहां आता है और लांटिया से पूछता है, तुम्हारी एक महीने में प्रतियोगिता है? पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई अभ्यास साथी नहीं है। लांटिया शौक होकर हाँ बोलती है। तो एमसी बोलता है, पहले मैं गलत था, इसकी भरपाई करने के लिए मैं एक महीने तक तुम्हारे अभ्यास साथी के रूप में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या ख्याल है? सॉन्ग और तान के साथ साथ पूरी क्लास शॉक हो जाती है। डेमन क्वीन, जो कि अब एमसी का फेंका हुआ चूहा खड़ी थी, वो भी चौंक जाती है। लेकिन इन सब से हटकर लांटिया पूरी तरह खुश हो जाती है और पूछती है, क्या सचमुच तुम ऐसा करने वाले हो? इसी दौरान लांटिया को रोकते हुए दोनों बोलने लगती हैं, टिया, तुम इस तरह एकदम से हाँ नहीं कर सकती, ये सही है। पहले उसने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया, अगर तुमने उसे बहुत आसानी से माफ कर दिया तो वो तुम्हें हल्के में लेगा। तो अब लांटिया गहरी सांस लेती है और जोर से मेज पर हाथ पटक कर एमसी से बोलती है, ये सही है। चेन शेंग, अच्छी तरह सुनो, मेरे आदमी मतलब अभ्यास साथी बनना इतना आसान नहीं है, मुझे तुम्हारी सख्त परीक्षा लेनी पड़ेगी। वो दोनों भी खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, बहुत अच्छे, ऐसे ही होना चाहिए। एमसी पहले तो थोड़ा चोमू जैसा चेहरा बनाता है, लेकिन वो लांटिया की बातों से सहमत होता है। लांटिया भी खुश हो जाती है और दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। लांटिया एमसी से बोलती है, ठीक है फिर, ये लेडी तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देगी। बदमाश, इस बार ये मत सोचना कि तुम बहाने बनाकर निकल जाओगे। इसी दौरान एमसी के पास किटी आती है और पूछती है, तुम क्या योजना बना रहे हो? बदमाश, ये मत कहना कि तुम्हें अचानक से ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो अब एमसी आगे से बोलता है, क्या ये वही नहीं है जिसका तुम्हें इंतजार था? किटी शॉक हो जाती है। वो अब गुस्से के साथ मन में सोचती है, धत तेरी, एक मामूली इंसान मुझे सस्पेंस में रखने की हिम्मत कर रहा है। एमसी भी अब मन में सोचता है, वो ताकत जो तब दिखी थी मेरे लिए अनसुनी थी। दूसरी ओर लांटिया मन में बोलती है, पहले मैं तुम्हारे बुनियादी आंकड़ों के आधार पर अंदाजा लगाती हूँ कि तुमने कैसी ट्रेनिंग ली है। इतना सोचने के साथ ही लांटिया एमसी को लेकर वहां से जाने लगती है और बोलती है, तो फिर तुम्हें तुरंत कठोर प्रशिक्षण शुरू करना होगा। एमसी बोलता है, मैं दृढ़ रहूंगा। और इसके साथ ही एमसी मन में दोबारा सोचता है, उस तरह की ताकत खतरा बन सकती है, इसकी पुष्टि करना जरूरी है। एमसी के इतना सोचने के साथ ही सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। लांटिया एमसी को पानी की बाल्टियां उठाकर लाने के लिए बोलती है, ताकि वो एमसी की बाहों की ताकत और सहन शक्ति जांच सके। लांटिया के इतना बोलने के साथ ही एमसी तुरंत 20 लीटर के 2 पानी के जार उठा लेता है। लांटिया एकदम से फिदा हो जाती है और मन में बोलती है, वाह, जैसा मैंने सोचा था, बहुत ताकतवर। एमसी और लांटिया को इस तरीके से बातें करते हुए और पानी के जार देते हुए देखकर छात्र बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने वो देखा? चेन शेंग टिया के लिए पानी ला रहा है और उसका हाथ देखो, साला चूहे से डरकर भागा था। अब साइड से एमसी को गुस्से से देख रहा है। तो इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आराम से वीडियो को आखिर तक देखा होगा। तो देखो यार,
और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।